अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम बात करते हैं सियासी सूरत के हवाले से जरूर प्रोग्राम में कोई ना कोई डिबेट होती है, बात होती है, मेहमानों से गुफ्तगू की जाती है। लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूं कराची के किस्से को एलिमिनेट किया जाए, कि उसकी बात ना की जाए, कराची बीच में आ जाता है। अब कल की ही बात है, तकरीबन 30 अफराद की हलाकत हुई, 100 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। कहा गया है कि 60 से ज्यादा गाड़ियां भी नजर आतिश की गई। आम आदमी का नुकसान, दुकानों, घरों को, फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई। अब ये कौन है, क्या है, डेफिनेटली इस इशू पर भी आज बात करेंगे अगेन कि अब क्यों नहीं। आज माह रमजान स्टार्ट हो चुका है, पहला आज रोजा है, और अभी तक तो इतलात मुस्बत ये है कि अभी तक कोई इस तरह की टारगेट किलिंग या कराची में दहशतगर्दी की इस किस्म की कोई वारदात पेश नहीं आई, और अल्लाह करे ऐसा ही ये महीना सुकून से गुजर जाए शहर के लिए। दूसरी जानिब रहमान मलिक साहब का उसी हवाले से बयान आता कि अब हम दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये थी कि जनाब उन्होंने कहा कि अवाम हुकूमत ने बहुत बर्दाश्त कर लिया, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन होगा। अब इतना लेट, जब 150 अफराद की हलाकत हो गई, तो रहमान मलिक साहब ने इतना लेट ये स्टेटमेंट दिया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे। तो लिहाजा ये क्या स्टेटमेंट पहले आ जाता, और ये अगर सिलसिले पहले प्रॉपर तरीके से कर दिए जाते तो शायद ये कल की भी किलिंग्स ना होती। कुछ तो बात करेंगे इसके हवाले से, फिर बात करेंगे कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सुनने में यह भी आ रहा है कि गालिबन इसी माह में नए सूबे का, सराइकी सूबे का भी ऐलान किया जाएगा। बाबर अवान साहब ने कहा कि जनाब हम लोग आपको खुशखबरी सुनाएंगे। आप लोगों से मुराद उन लोगों की तरफ इशारा था जो सराइकी बेल्ट में रहने वाले हैं। अब क्या सूबा बनाना इतना आसान है, या इसकी किस किस्म की इसकी डिटेल्स चाहिए होती हैं, या इसकी क्या प्रीरेक्विजिट्स क्या होते हैं इसके, उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके अलावा मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराता चलूं जी। मेरे साथ मौजूद हैं परवेज मलिक साहब, रुकन कौमी असेंबली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आप आए। और मलिक साहब के बराबर में तशरीफ रखते हैं जनाब इम्तियाज सफदर वड़ैच साहब, रुकन कौमी असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, और सदर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया वड़ैच साहब, आपका भी आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आपसे शुरू करते हैं जनाब। कराची की बात तो बाद में करेंगे, थोड़ा सा सर आ जाए सिलसिला सूबों के हवाले से। पहला सवाल मैं करना चाहूंगा किधर हमारा एक गिलगित बल्तिस्तान, एक कश्मीर का सिलसिला, और 4 हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब। इनकी डिविजन्स, एक सेटअप है, एक सिस्टम है और सारा कुछ। अब जब बात की जाती है सराइकी सूबे की, अगर लेट्स सपोज जो इंडिया दिया उन्होंने सूबे की तरफ ही बात करते हैं, सर प्री रिक्विजिट्स क्या होते हैं? या हम लोग इस वक्त इस स्टेट में हैं कि जब मुल्क में ये सारे सिलसिले चल रहे हो, सूरत हाल ये हो, वॉर अगेंस्ट टेरर हो, तो सूबे का एक ऐलान कर दिया जाए? देखें, अब सूबा जो डिमांड किया जाता है तो कुछ किसी ना किसी बेस पे होता है। ये नॉर्मली एक तहरीक समझ लें, एक डिमांड विद इन दी रेजिडेंट्स निकलती है। तो देखें, यहाँ देखें लिंग्विस्टिक भी हो सकती है, जबान के लिहाज से भी हो सकती है, मगर हम समझते हैं, जो हमारी पार्टी की सोच है कि जी सूबे बनने चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर चीज़ें अनमैनेजेबल हैं और उनको मैनेज करना है तो फिर मैनेजेबल साइजेस के सूबाज बनने चाहिए, और हम इसके हक में है कि जी सूबे बनने चाहिए। बट देन इसमें एक तो कंसेंसस बहुत जरूरी है, वाइड कंसेंसस। ठीक है, इसमें हर किस्म की सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल कंसेंसस, दूसरे सूबों से, पूरे मुल्क की लेवल पे ये कंसेंसस जरूरी है, बिकॉज इसका एक प्रोसेस भी है। उस असेंबली ने भी रेजोल्यूशन देनी है, फिर फेडरल जो आपकी लेजिस्लेचर है उसने भी इसको अप्रूव करना है, तो ये प्रोसीजर के थ्रू होगी। तो मैं समझता हूँ कि जी हमारी पार्टी ये समझती है कि जी आप इसको मैनेजेबल यूनिट्स के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेटिव लिहाज से आप इसको करें, और वो तभी कर सकते हैं अगर आप इसको, हमारी अपनी सोच है कि एक हाई पार्ट कमीशन हो, उस कमीशन में वाले लोग हों, पॉलिटिकल लोग भी हों, नॉन पॉलिटिकल भी हों, वो असेस करें कि पूरे मुल्क में सूबों की कहाँ कहाँ डिमांड है। ये ना हो कि हम जल्दी में एक सूबा बना जाएं और फिर एक और कहीं डिमांड कहीं और आ जाए और उसमें कुछ ऐसी इश्यूज हों जो हम रिजॉल्व न कर सकें और एक खामखा एक फ्रिक्शन पैदा हो जाए। तो देखें, सूबे तो बनाने आपने हार्मनी क्रिएट करने के लिए, और विद इन द सूबा हार्मनी हो, ये थोड़ी सी डिसफ्रेंचाइजिंग जो है इसको रिमूव किया जाए। तो आई थिंक इसकी बेस्ट यही है कि जी इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे टू गिव मोर बेटर सर्विस डिलीवरी। At the end of the day, sir, it's all about giving better service. अब इमरान खान का इशू बनता है, उसमें आपका रियासत जो है भावलपुर का, उसका इशू बनता है। इसी तरीके से कल को बात करते हैं जनाब आपकी इवन डेरा इस्माइल खान की भी बात करते हैं कि वो भी दैट शुड बी पार्ट ऑफ दैट। सो देयर आर सो मेनी कनेक्टेड इश्यूज। इसी तरह अगर आप यहाँ देखेंगे तो दूसरे सूबों में भी डिमांड्स आपके सामने है। बलूचिस्तान में भी लोग बात तो कर देते हैं, इवन केपीके में हजारा की आपके सामने बहुत बात हो रही है, और बेल्ट भी है। फिर इसी तरह सिंध में भी लोग जिक्र कर देते हैं, अपर सिंध, लोअर सिंध की बात कर देते हैं। तो ये इशू सारों को कंप्रीहेंड करके कोई फैसला हो
तो आई थिंक इट्स अ वेरी ठीक है। ये ना हो खुदा ना खास्ता, आज हमारा एक दोस्त असेंबली में कह रहा था ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई और बांग्लादेश वाली सिचुएशन नहीं, कोई इस किस्म की कि बहुत लंबी नफरतें फैल जाएं। तो अगर हमने फैसला करना है तो ऐसा फैसला किया जाए जो विच शुड बी एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। बड़े साहब, कुछ लोगों का तासुर यह है कि जब भी बाबर अवान साहब आते हैं, जज्बाती तकरीर करते हैं, जज्बाती आदमी तो वो हैं जी, अवान है, और कहते हैं जी वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं मेजर इश्यूज से, और कोई ऐसी बात कर जाते हैं कि मीडिया का, आज का हमारा प्रोग्राम उसी इश्यू पर बात हम कर रहे हैं कि जो मीडिया का अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए, लोगों की सोच डाइवर्ट हो जाए, और एक नया शोषे का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आप समझते हैं ऐसी बात है कोई इसमें कि अगर ये एक फिजिकली प्रैक्टिकली एक वायबल चीज नहीं है तो फिर क्यों? नहीं, बाबर अवान साहब का जहाँ तक तल्लक है, उन्होंने उनका बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनकी होती हैं, और उनका मकसद कतन ऐसा नहीं होता कि इश्यूज को डाइवर्ट किया जाए, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ तक सूबों का तल्लक है या डिमांड्स का तल्लक है, ये ऑलरेडी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने एक एक्सरसाइज की है, और आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ के अवाम का बड़ा दरीना मुतालबा था, और वहाँ उनको हकूक दिए गए हैं, और ये बड़ा अच्छा तजर्बा रहा है। वहाँ के लोग मुतमिन हैं कि हमें हकूक मिले हैं, हमें सेल्फ गवर्नेंस मिली है, इस किस्म के ऑलरेडी एक्सपीरियंस हुआ है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तमाम मुल्क में ऐसा होगा, वो दैट इज नॉट ए प्रेसिडेंट, लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। जहाँ तक बाबर अवान साहब ने भी कहा, या पहले भी ये मसला डिबेटेबल है, वो जनूबी पंजाब का डिबेटेबल है, उसमें इसमें फिजिबिलिटीज बन रही हैं, इसमें ये देखा जा रहा है कि क्या इनके माली इनके वसाइल ऐसे हैं कि ये चल सकें। बहुत सारे, ये सिर्फ कह देने से नहीं होगा। तो इसमें अरकान असम्बली हैं वहाँ के, वहाँ का क्या, उनके क्या जज्बात हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे भी मुलाकातें उनकी रहती हैं कि वो क्या कहते हैं। इसके अलावा वहाँ अपोजिशन से अरकान असम्बली, ये किसी एक जमात के हवाले से नहीं है, ये वहाँ के अवाम के हकूक के हवाले से है। मैं जैसे अब भारत में उन्होंने जो मशरकी पंजाब था उनको दो हिस्सों में कर दिया, एक अब भी मशरकी पंजाब और एक दूसरा उन्होंने सूबा बना दिया, जिनका दोनों का जो हेडक्वार्टर है, कैपिटल है, वो चंडीगढ़ है। हरियाणा दूसरा सूबा उन्होंने हरियाणा बना दिया। मशरकी पंजाब को दो हिस्सों में उन्होंने तकसीम करके सूबा हरियाणा और सूबा मशरकी पंजाब कर दिया। तो ऐसी इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हर सूरत नहीं बनने चाहिए, या ये भी नहीं है कि हर सूरत बनने चाहिए या नहीं। मुल्क में मैं समझता हूं, मैं इसलिए ये गुजारिश कर रहा हूं कि वहां के अवाम का एक बहुत बड़ा मुतालबा है, और बड़ी अवामी सतह पर बिलखसूस ये 3 सूबे जो डिवीजन जो है, उसमें भावलपुर डिवीजन है, उसमें डीजी खान डिवीजन है, उसमें मुल्तान डिवीजन है, उसमें खानेवाल और इसके दूसरे जो अजला लोधरा वगैरह भी हैं। तो ये इस सारे एरियाज में ये डिमांड है, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट जो है इसमें जल्दबाजी तो नहीं कर सकती। हम इसको गवर्नमेंट हर लेवल पे इसको देखेगी, हम अपोजिशन से भी मुशावरत करेंगे, और हम इसकी फिजिबिलिटी भी देखेंगे तब के अवाम को कैसे हकूक मुंतकिल किए जा सकते हैं। और उसमें हमने एक चीज वैसे पहले हमने की है कि जनूबी पंजाब में एक एहसास महरूमी था कि हमारे एरियाज में डेवलपमेंट नहीं कम है और सेंट्रल पंजाब में ज्यादा की जा रही है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने जनूबी पंजाब में बहुत बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं। आप देखें कि फैसलाबाद से भावलपुर और मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ ये मोटरवे का M4 का जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिससे जनूबी पंजाब का एक दूसरे मुल्क से एक तरक्की का रास्ता खुल जाएगा। इसी तरह बहुत सारे और मंसूबे हैं, ब्रिजेज है, मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दिए हैं ताकि वहां के लोगों का एहसास से महरूमी जो है वो खत्म किया जा सके। इसी तरह ये जो सूबे का मसला है, इसमें भी इसको हम बहुत सारे लेवल पे ये स्टडी होगा, और ये गवर्नमेंट का से हम अपोजिशन से भी मशावरत करेंगे, और अगर हर लेवल पे ये महसूस किया गया कि ये एक अच्छा फैसला है तो फिर हुकूमत उसमें कोई फैसला करेगी। अच्छा, क्विक सी सर, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बिकॉज ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे के बाद भी हम बात करेंगे इसके ऊपर कि सर एक तासुर ये भी दिया जाता है कि जनाब गालिबन क्योंकि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ज्यादातर कन्फाइंड है विद इन दिस पंजाब बेल्ट, और पंजाब में भी सेंट्रल पंजाब और थोड़ा सा आपका नॉर्दर्न पंजाब की साइड पे, लेकिन जो आपका ये नीचे वाला बेल्ट है पूरे का पूरा सराइकी से, इस तरह क्यू लीग की और आप लोगों की थोड़ी सी कंपैरेटिवली होल्डिंग ज्यादा है, तो गालिबन शायद ये इनको और ज्यादा टाइट करने के लिए ये फैसला किया गया है। इसमें कुछ सदाकत है? दिस इज ए नेशनल एजेंडा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फायदा या नुकसान का ना हमारी सोच है। ये देखें, जब पाकिस्तान के फैसले होते हैं, कभी हम हुकूमत में होंगे, कभी मुस्लिम लीग, पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यों थी, आज हम हैं, कल को ये भी आ सकते हैं, कल को और कोई जमात भी आ सकती है। तो ये ऐसे फैसले जो हैं किसी एक जमात को सामने रखकर नहीं किए जा सकते, ना पीपल्स पार्टी ऐसा करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पर इस इलाके जनूबी पंजाब के अवाम की सोच जो है उसको पड़ेगी कि वो क्या कहते हैं, और अगर हम कन्विंस हुए तो फिर दूसरे जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं इन द पार्लियामेंट एंड आउट ऑफ द पार्लियामेंट, हम तमाम से मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद इसमें हतमी फैसले। सर, आप डिटेल में जवाब दीजिएगा। जस्ट टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद इसी पे परवेज मलिक साहब के रिमार्क्स लेते हैं जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। मलिक साहब, ये बताएं कि क्या ये पीपल्स पार्टी ने जो फैसला किया, आवाम की खिदमत के हवाले से बात करते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करते हैं, या इनका प्राइमरी फोकस ये है कि आप लोगों को तंग किया जाए, टाइट किया जाए और स्क्वीज इन किया जाए? एक तो ये चीज डिफरेंट है फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान। उसमें तो कोई बाउंड्रीज रीडिफाइन नहीं हुई ना, कोई ऐसी बात नहीं हुई कि अब आप कर रहे हैं बात कि जी एक नई बाउंड्री लगेगी, एक नई डायरेक्शन आएगी। देखिए, अखबारात में टाइमिंग देखें, इलेक्शन के बहुत करीब 1 साल 1.5 साल के बाद, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि इट्स मोर ऑफ ए इलेक्शन स्टंट। आई थिंक वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक, ये बड़ा सीरियस मैटर है, ये पूरे मुल्क का मामला है। हम सबको मुल्क अजीज है, इनको भी अजीज है, हमें भी मुल्क अजीज है। इसीलिए हम जब कह रहे हैं कि इसको एक न्यूट्रल प्रोसेस के थ्रू गुजरना चाहिए। हमारी पार्टी ने भी कल मियां नवाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बना दी है जो पूरे मुल्क के सूबों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने होमवर्क करके और फिर अगर किसी से भी बात करनी हो करेगी। ठीक है, तो हम समझते हैं कि इट शुड गो थ्रू अ न्यूट्रल प्रोसेस। अगर ये कोई ऐसा हुआ, इसको पॉलिटिकल कर दिया गया, तो उससे फिर वो जो इरिटेशन है ना, वो रह जाएगी। ठीक, और जब इरिटेशन रह जाएगी तो मुल्क फिर उसके साथ ही लिव करना पड़ेगा आपको। आप तो कर रहे हैं कि आप सुकून मिले, आप कर रहे हैं आपकी प्रोग्रेस बेहतर हो, डेवलपमेंट बेहतर हो। अगर उसमें इश्यूज आ गए, स्मूथ सेलिंग होना बहुत जरूरी है। तो लिहाजा हम तो महसूस करते हैं कि इलेक्शन का टाइमिंग है, इनके लोगों के बयानात भी आए हैं, फीलिंग भी वहां है। हम तो समझते हैं कि हमें भी सूबे बनाने चाहिए, बट हम कहते हैं उस सूरत में बनाए किसी का नुकसान भी ना हो और कोई इशू ना रह जाए। इशू सारे रिजॉल्व होकर उसमें आए, रिसोर्सेज की बात हो। पंजाब इवन टुडे साउथ में डेवलपमेंट बहुत प्रायोरिटी के साथ कर रहा है। आपके सामने हमने एजुकेशन को फोकस किया हुआ है, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, इन्होंने भी कर दिए, हमने भी वहाँ शुरू किए हुए हैं। हमारे दानिश स्कूल्स वहाँ बहुत अच्छी जा रही है, हमारे हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स वहाँ दे दिए हैं, मेडिकल कॉलेज हम वहाँ डेरा गाजी खां में दे रहे हैं। इस किस्म की बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। तो हम उस बैलेंस को भी मैं समझता हूँ बहुत बेहतर अंदाज में इसको अटेंड कर रहे हैं। तो लिहाजा इसका पॉलिटिकल जो प्रोसेस होगा उसमें न्यूट्रलिटी नजर आनी, क्रेडिबिलिटी उस चीज की बहुत जरूरी है। ठीक जी सर, कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें हम कभी भी इसको पॉलिटिकल इशू समझ के हम नहीं डील कर रहे, और ना हमें कोई ऐसी जरूरत है। पॉलिटिकल फायदा तो एक वोट का होता है। तो 2002 में भी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुल्क में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लिए। सुबह इशू भी नहीं था, ना हमारा कोई डिमांड, ना हमने कोई ऐसा वादा किया था। 2008 में इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुल्क में हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट लिया। हमने किसी से वादा सूबे का नहीं किया था। तो इसलिए हमें वोट का प्रॉब्लम नहीं है, वोट इशू नहीं है। अब देखिए, आजाद कश्मीर में क्या हम जीत गए, गिलगित में हम जीत गए, तो क्या हमने उनको को अलहदा, ये तो नहीं है कि आजाद कश्मीर को अलहदा हमने सूबे का वादा किया था। पाकिस्तान पीपल पार्टी ये समझती है कि ये पॉलिटिकल लेवल पे इसको टेकअप नहीं करना चाहिए, और हम नहीं करेंगे। हम उनके इकोनॉमिक हकूक के हवाले से हम समझते हैं कि वहाँ एक मुतालबा है, लेकिन क्या वो फिजिबल है? अगर वो फिजिबल है, अगर वो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं और वो समझते हैं कि हम इन रिसोर्सेज में इस इलाके की ज्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं और हम ज्यादा बेहतर तौर पर इन सूबे को चला सकते हैं,
तो फिर पाकिस्तान पीपल पार्टी इसको बड़ी संजीदगी से लेगी। और मैंने आपको बताया कि वहां के अरकान असेंबली जो हैं उनको हमारी लीडरशिप मिलती रहती है, और आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनूबी पंजाब के अरकान असेंबली से मिल रहे हैं कि उनका मुतालबा क्या है, पता तो चले, उसकी सीरियसनेस का तो पता चले। अभी हमने ऐसा इसलिए हम स्टडी कर रहे हैं कि व्हाट इज द इशू और उसको क्या इसमें हतमी फैसला नहीं है, दिस इज जस्ट अ डिसीजन अंडर प्रोसेस को देखा जा रहा है। नहीं, अगर फीजिबल होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि हम समझते हैं कि ये अवामी मुतालबा है, लेकिन अगर वो उनके रिसोर्सेज भी ऐसे हैं, हम इसका स्टडी करवा रहे हैं, हम वहां के लोगों का जो मुतालबात हैं उनको सीरियसली देख रहे हैं कि अगर ऐसा है जैसे गलगित के लोगों का हुआ, तो अगर ऐसा है तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। वो एक अलग सिस्टम है, ये अलग नहीं, अलग नहीं है, बड़ा फर्क है, उसको हम रिलेट नहीं कर सकते। मैं हकूक की बात करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर उनकी इकोनॉमी जो है वो बेहतर हो सकती है और उनके हकूक उनको मिल सकते हैं। मशरकी पाकिस्तान में भी यही हुआ ना कि वो हमसे एहसास महरूमी में थे। तो अगर हम एक अपने एरियाज के लोगों को एहसास महरूमी उनका खत्म ना करें और वो ये समझें कि हमें नजरअंदाज किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये बड़े फैसले हैं, और बड़े फैसले अगर अवामी मुतालबा हो तो वो करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब ये ऐसा हतमी फैसला होगा तो हम यकीनन मुल्क की दूसरी लीडरशिप को एतमाद में लेंगे। बड़ा सेंसिटिव ये एक डिसीजन होगा, जो भी होगा ना, सेंसिटिविटी इसकी बहुत है। अब देखें, हम तो नहीं कहेंगे, हम पॉलिटिकल इनके राइवल्स हैं, करते हैं, मगर आवाम ये भी देख रही है कि एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स ऐसी हो रही हैं कि अपने मामलात को, करप्शन को रोकने के लिए एक अलायंसेस बन गए हैं और सारा हमारी पार्टी के खिलाफ बन गया। तो वी विल फेस इट, उसको फेस करेंगे। करप्शन को रोकने के लिए देखें, करप्शन को आपस में दो केस NIC है, अगर तो करप्शन को रोकने के लिए तो सर फिर तो ठीक है, वो आई मीन करप्शन को फरोग, एक दूसरे को प्रमोट करने के लिए, अंडर द कार्पेट रखने के लिए वो ये अलाइनमेंट्स जो बन रही हैं, इससे क्या मकसद किया जा रहा है वो हम इनको पॉलिटिकली फेस कर लेंगे। मगर हम कहते हैं कि पूरे मुल्क की कोई इशू में, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, कालाबाग डैम इज अ गोल्डन प्रोजेक्ट, मगर वो मिसट्रस्ट की वजह से जो उस वक्त डिसीजन हुआ कि जी आपके पानी के शेयर में हमारे साथ ज्यादती की गई है, वो देखें वो एक छोटा सा डिसीजन जो उस वक्त जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कॉन्फिडेंस में लिया, आज तक आप सफर कर रहे हैं। अगर आप वो इशू प्रॉपरली अटेंड हो गया होता तो आज आपको ना बिजली की शॉर्टेज, आई होप कि बाय द टाइम यू सॉल्व करें तब तक पानी अल्लाह करे हो। सबसे बड़ी बात ये भी है। परवेज मलिक साहब, मुझे ये बताएं, एक आपसे मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि ये आप जाती तौर पे नून लीग में हैं, ऑपोजिशन में है, फेडरेशन में, पंजाब में, गवर्नमेंट में, ये जो NICL में मोनिस अलाई साहब का नाम पड़ता है, अब ये सही है गलत है, जजेस क्या फैसला करते हैं वो एक अलग बात है। ये हज स्कैंडल में प्राइम मिनिस्टर साहब के साहबजादे का नाम पड़ता है। आप समझते हैं कि ये जो क्यू लीग का इत्तेहाद हुआ, ये NICL के चक्कर में हुआ, OST करना, कुछ लोगों को वापस लेके आना, ये सारे उससे रिलेटेड थे या फिर कोई वजह और थी? सर देखें, और क्या वजह हो सकती है ना, आप देखें ऐसी अलायंसेज हुए जो आपस में उनकी क्या फीलिंग्स थी, पहले कातिल लीग कहते थे, नॉमिनेट करते थे अपनी FIRs में ये लोग हैं, तो ये तो एक कन्वीनियंस का सौदा हुआ ना, और हुआ। और उसके बाद भी आप देख लें उस ट्रायल में, उस इन्वेस्टिगेशन में इतनी रुकावटें डाली जा रही हैं, वो अगर सच्चे हैं तो फेस करें और उसको खत्म करें। रुकावटें डाली जा रही हैं तो उससे आपको मेलाफाइटी नजर आएगी, आपको कम से कम ये तो नजर नहीं आएगा कि जी नहीं एवरीबडी इज इनोसेंट और ऐसी कुछ चीज है, प्रूफ्स आ गए हैं, अकाउंट्स में आ गए हैं, विच सब्जेक्ट टू, अगेन आपने जैसे कहा कि ट्रायल होगा। अवाम तो यही समझती है और हम भी यही समझते हैं कि ये जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हुई है, ये अपने ये जो इश्यूज हैं उनको छुपाने के लिए हुई है। सर ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस ही थी सर, या कोई जरूरत थी? क्योंकि कल तक झगड़े आज के बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन कहा यह जाता है कि जनाब से मुझे एक सवाल पूछना है आपसे बड़ा सर, ये तो हम बात करेंगे। आज तक कोई अलायंस ऐसा नहीं हुआ कि जनाब आपके और हमारे एजेंडा एक है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी ऐसी कि जनाब इनकी जमात के जनाब हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, या मैं कहता हूं जनाब हेल्थ पॉलिसी ऐसी है कि हम आप इकट्ठे चलेंगे। जब भी सर कोई जातियात के ऊपर मसले होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, जब भी जातियात के फड्डे होते हैं अलहदा हो जाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट नजर नहीं आता। सर मुझे क्यू लीग का और पीपल्स पार्टी का मुझे बताएं कि वो कौन से मुल्क के वसी तर मफाद में फैसला हुआ है जिसमें NICL स्कैंडल को दबाया जा रहा है, जिसमें हज स्कैंडल को दबाया जा रहा है, और दुनिया बैठ के जो बातें करती है आपको पता है। मलिक साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि इनके साथ जब हमारा अलायंस हुआ था तो वहां कौन सी मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी? वहां किस चीज को छुपाने के लिए हम इकट्ठे हुए थे?
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ COD, वो नहीं, COD लेकिन के कौन सी चीज छुपाने के लिए इकट्ठे हुए थे? तो इसीलिए तो वो रास्ते में रुक गई ना। कीजिए देखें, बात सुन लें, जहां वो चलती रहती तो बहुत अच्छा हो जाता। ये कन्वीनियंस का मसला नहीं है। मुस्लिम लीग क्यों ने जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान एतमाद का वोट ले रहे थे और मुस्लिम लीग नून भी एतमाद का वोट दे रही थी, तो मुस्लिम लीग क्यू ने भी, एन ने भी और क्यू ने दोनों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एतमाद का वोट दिया था और मुस्लिम लीग क्यू ने हमें वोट दिया था। इसलिए जहां तक मुस्लिम लीग क्यू को कह देना कि ये बड़े काबिल नफरत है, तो मैं आपका जो ऐसे कह रहे हैं कि ये हम तो कह रहे हैं ये इस वक्त पहले बहुत खला थी, पहले एक दूसरे पे बहुत इल्जाम था, फिर हमारी बड़ी खलाक के, मगर हम तो किसी मकसद के लिए इकट्ठे हुए, दरमियान भी पड़ी, हम तो एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए के खिलाफ। और जरदारी साहब के जितने केस, परसों भी जिस केस में वो जो एहतसाब कोर्ट ने वो केस जो है बरी किया है, उसमें भी वो सारे आप लोगों ने बनाए थे, तो फिर भी हमारी आपसे अलायंस हो गई थी। लेकिन मैं क्यों की बात करता चलूं, अगर वो 40 NPAs क्यों के आप ले जाएं, तो क्या वो सारे जो पाक साफ लोग हैं, आप उसमें गारंटी देते हैं? और अभी कल आपके मेरी सुन ले, मेरी बात सुन ले, अभी परसों मरी में आपके लीडर साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दी कि वो लोग जो मजबूरन जनरल परवेज के साथ गए थे, हम उनको वेलकम करते हैं। तो ये उनको तो वेलकम करते हैं, और अगर वो हमारे साथ अलायंस में है तो कहते हैं जी ये क्यों आ गए। असल में इनका एजेंडा था हमें गिराने का। अभी तक वो तो शामिल हुए, लेकिन NACL का स्कैंडल उनका सामने नहीं आया सर अभी तक उन लोगों 40 लोगों का। उनकी करप्शन, मैं उनकी किसी सफाई की बात नहीं करता, मुझे बात सुन लें, मैं किसी की सफाई की बात नहीं करता, वो तो अदालत में ट्रायल होगा तो देखा जाएगा। लेकिन मैं एक पूछना चाहूंगा कि पंजाब के वजीर आला परवेज लाई 5 साल रहे, तो पंजाब में एक भी आपने उनके खिलाफ करप्शन का केस बनाया, एक भी कोई एक्शन लिया हो? आप कहते थे कि पंजाब के तमाम जो नाज़मीन हैं इन्होंने करप्शन किया, लूटमार की है, कौमी खजाना लूट गए। मेरी बात तो सुन लें, मेरी गुजारिश तो सुन लें, आपने मेरी गुजारिश तो सुन लें, मेरी गुजारिश, आपने किसी एक नाज़िम के खिलाफ केस किया हो? बाबा हमने वो, हाँ, अलबत्ता तलवार उन पे रखते हैं कि अगर आप हम में शामिल हो जाए तो आप फिर पाक साफ हैं, अगर हमसे ज्यादा रहेंगे तो फिर हम केस बनाएंगे। और आपने देखा कि उनसे तो कोई हिसाब नहीं लिया, उल्टा पंजाब के लोकल बॉडीज के अरबों रुपए के फंड्स, जिसका जावेद हाशमी इनके सीनियर लीडर है, उन्होंने भी एतराज किया। अरबों रुपए के फंड जो हैं वहां इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर मुस्लिम लीग नून के लगा दिए, अपने वर्कर लगा दिए, तो फिर करप्शन की बात थी। लेकिन क्यों के खिलाफ आज तक कुछ नहीं किया। लेकिन मैं इसलिए मेरी बात मुझे बात तो कर लेने दें। मुकदमात की बात मैं कह रहा हूँ, छोड़े मुकदमात तो आपने भी हमारे खिलाफ बड़े बनाए। और मैं ये किताब, यानी कि सर फिर ये कहने का मकसद है कि जो मुझे सर एक चीज का मैं ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन वापस एक बताना चाहता हूँ सर कि मैंने एक इंटरव्यू मियां नवाज शरीफ का पढ़ा है, गद्दार कौन किताब है, उसका 194 सफे पे मियां साहब से सवाल किया गया है कि क्या आपने जो जरदारी साहब और मोहतरमा के खिलाफ केस बनाए थे क्या वो दुरुस्त थे? तो मियां साहब ने का जवाब जो है सफा 194 पे है कि ये गलत थे, हमें ISI और दूसरे अदारों के कहने पे मैंने बनाए थे, मुझे ये नहीं बनाने चाहिए। और उसी किताब के इंटरव्यू है मियां शहबाज शरीफ का, वजीर आला पंजाब, 198 सफे 198, उस पर उनको सवाल होता है कि क्या आपका एहतसाब शफाफ था? उन्होंने कहा नहीं, हमें सैफुर रहमान को चेयरमैन नैब नहीं बनाना चाहिए था, हमें जस्टिस शफीउज़्ज़मान जैसा कोई जज जो है जजदार उसको बनाना चाहिए था। उन्होंने जरदारी साहब से जेल में माफी मांगी थी, ऐसी कोई बात नहीं, वो बात गई रात गई। केस ऑफ नो एविडेंस, केस विदाउट एविडेंस अक्विटल कर दी है, केस इन्होंने बनाए थे। तो इसलिए मुकदमात की बातें छोड़े, हमें तो यानी कि बड़ा साहब एक फिर बात ब्रेक के बाद ही करेंगे कि मुझे तो जितने केसेस हैं, ये जितनी लूटमार है, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में जो बातें की जाती है कि जनाब इतने 1000 अरब का गड़बड़ हुई है, गबन हुए, ये सब फिर झूठ है। ये जितने भी हमारे इदारे हैं जिनके मैं नाम लेने शुरू करूं, चाहे PIO हो, चाहे आपका स्टील मिल हो, चाहे अभी OGDC, अभी आपका नया नाम आएगा इसका, ये जो आपकी टूरिज्म वाला महकमा है, इसका आने वाला है करीब, इसका भी एक मेरे पर लेटर आया है।
और इसके अलावा 3-4 और आपके बड़े महकमे में आपका रेलवे है, हर जगह। आप मुझे ये बताएंगे ये सब के सब महकमे जो एक दौर में प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, आज ये डूब गए हैं 40-40। तो ये सब बता दें। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन वापस आते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जनाब बड़ाई साहब, आपसे बात हो रही थी कि जितने भी इदारे जो भी खसारे में हैं, या फिर हम ये बात करें कि जनाब आपके जितने के जितने केसेस आज तक बने वो सब झूठ पे मबनी थे, ये कोई किसी के ऊपर सही हाथ नहीं डाला गया। मैंने आपको बताया है कि सबका दौर में हमारे खिलाफ जितने केसेज हैं उनमें एक भी सजा नहीं हुई। और सिर्फ सजा ना होना एक अलग बात है, लेकिन क्या उसमें कोई अब वो बात है कि एट द एंड ऑफ द डे तो सिर्फ मुख्तार माई को भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सका। एक पाकिस्तानी शहरी को जिनको जो कि आज अवान जो कि सदर मुमलिकत है उनको आप 11 साल जेल में रख के ट्रायल करें और फिर भी सजा कोई ना हो, आप कोई एविडेंस पेश न कर सकें, तो ये क्या मजाक है कि 11 साल एक पाकिस्तानी शहरी को आप रखें। और उसके बाद अगर हदीबिया पेपर मिल और हदीबिया इंजीनियरिंग एक जो है उसमें अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो और आप वो ट्रायल ही नहीं करते, हम भी पूछने का रखते हैं कि असगर खान कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरा केस जो है उसका सुनवाई होगी। तो क्या जस्टिस मंसूर जो जुडिशियल फ्लड कमीशन बना था पिछले साल, जो फ्लड आया पिछले साल, उस पर उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उनकी रिपोर्ट जो है वो सारे अखबारात में आई है, मीडिया में आई है, मैंने खुद पढ़ी है। और उसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब में गुड गवर्नेंस नाम की ये रिपोर्ट है, ये मेरी राय नहीं है, दिस इज द रिपोर्ट ऑफ जस्टिस मंसूर जो कि उसको लीड कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं, इरिगेशन डिपार्टमेंट लूट के खा गया और जो डेवलपमेंट वहां हुई है वो कोई डेवलपमेंट नहीं है। और ये उन्होंने कहा कि इसकी ये इल्जाम आप पे लगाते हैं, मैं सारे आप कमाल बात करते हैं, मैं इल्जाम ही नहीं लगा रहा, मैं इसका जवाब मेंशन तो कर रहे हैं सर, ये हो गया, मैं जवाब तो दे रहा हूं, आपकी तरफ आता हूं, जज की रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं, आप अभी जवाब दे देता हूं। और उन्होंने ये कहा है कि ये जो करप्शन हुई है इरिगेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने, इसकी नेब से मेरा नहीं है, ठीक, ये जस्टिस मंसूर की मतलब अगर मेरा इलेक्शन पे तो पंजाब में भी मैं क्यों इल्जाम लगाऊं? मेरा दोस्त जोशे खिताबत में चल गया, मैं ऐसा इल्जाम नहीं लगा। सर देखिए, इन्होंने कहा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हैं लोकल बॉडीज में, मुझे एक भी बता दें कि हमने कहीं एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिटिकल आदमी कहीं लगाया, वो सरकारी अफसर है, DCOs एंड ACs आर दी एडमिनिस्ट्रेटर। इनको किसी ने गलत, इन्होंने नहीं शुरू से नहीं पहले दिन से वो जो सर जो आपके नाजिम थे, नाजिम के बाद एडमिनिस्ट्रेटर सरकारी है और वही चल रहे हैं। हमने गुजरावाला में वासा का एडमिनिस्ट्रेटर जाके पता करें, आपके पंजाब असेंबली का MP होगा, वाइस चेयरमैन, मैं बता रहा हूँ, वासा गुजरावाला के करोड़ों रुपए के अरबों रुपए के फंड है, आपने एक MPA को उनके ऊपर लगा दिया, आप जाके अभी पता कर लें, प्रोग्राम के दौरान टेलीफोन करके पता कर। अपने टाउन का बता दे, आपका DCO इंचार्ज है पूरी डेवलपमेंट का, नहीं ऑलवेज वो जो हमने लगाए वो ज़कात कमेटी का लगा दिया, जो है उनके आपने अपने मुस्लिम लीग नून के वर्कर हमेशा पोलिटिकल लोग आपने अपने बंदे लगा दिए तो गलत था, ये दोनों लगा दिए, लेकिन मुल्क का माशाल्लाह दोनों ने सही काम किया। दूसरा इन्होंने कहा कि जुडिशरी में केसेस में जी हम समझते हैं कि अगर कोई केस हम कंडेम करते हैं, अगर कोई केस गलत गलत अगर किसी के लगाएं और उसको सफर करना पाए, विक्टिमाइजेशन में हम बिलीव नहीं करते। मैं मानने को तैयार हूं कि हर चीज सर पंजाब में भी मेरिट पे होती है, ये हो ही नहीं सकता ना। अच्छा सर, मुझे एक सवाल का जवाब है, चले एक बात पूछता हूं मैं आपसे सर, शहबाज मगर मैंने फ्लड कमीशन मैं फ्लड की बात कर रहा हूं, इन्होंने फ्लड की हमें हमारे पे बम्बार कर दी है। मंसूर अली शाह इनको पता होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक वाटर इस पे फ्लड्स पे एक रिपोर्ट कराई है, उसमें लिखा है पंजाब इज द बेस्ट सूबा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे जो हुई है उसमें पंजाब को लिखा गया है कि द बेस्ट जो सूबा जो जिन्होंने अपने फ्लड को हैंडल किया और उससे पहले तैयारी की, वो पंजाब इज द बेस्ट सूबा, उन्होंने उसको डिक्लेयर किया। मंसूर अली शाह साहब ने कोई एलिगेशन, कोई नैब की बात नहीं की, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दी हैं कि बंद को और बेहतर प्रोटेक्ट होना चाहिए था, ये बंद की ये डिसीजन को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा कि अगर कोई मैलाफाइडी है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेट किया जाए। उन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ऐसी खुदा ना खासा पंजाब की
गवर्नमेंट पे कोई एलिगेशन नहीं दी। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि आइंदा आप इस बंद को पंजाब में बंद नहीं तोड़ेंगे अपनी जमीन में छोड़े गए, उन्होंने कहा लोगों को रगड़ा लगाने के लिए, उन्होंने कहा ये बात करना चाह रहा हूं, क्रिमिनल एक्ट है और उसमें उन्होंने रिपोर्ट की, उन्होंने 11 एकड़ बात तो सुन है इसमें, मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, ये तो वो कहते गए हैं कि बंद तोड़ा गया है। अब उसको चेक करना है कि ये किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से तोड़ा गया है या एक्सियोनर और एसडीओ की अपनी जो जजमेंट है उसकी वजह से। एसडीओ के ऊपर सुनने में आता है कि इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है, ये नहीं आया, उसमें कोई नाम नहीं आया, उस रिपोर्ट में कोई नाम नहीं आया, ना उनका वो स्कोप था। उन्होंने कहा अब ये किसी आप अदारे से इन्वेस्टिगेट कराएं कि अगर ये एक ब्रीच हुआ है तो इसको किसके प्रेशर पे किया गया, गलत किया गया, सही किया गया, आप करें। उसमें कोई नैब की जिक्र नहीं है, उसमें कोई नैब का जिक्र है, उनके बारे में मेरे भाई है, मैं इनको क्या करूं, मैंने वो सारी रिपोर्ट पढ़ी है, मैंने खुद उसकी समरी देखी है, मैंने खुद उसकी समरी देखी है, कोई नैब का जिक्र नहीं है, बल्कि हम सोच रहे हैं कि किस अदारे से उसकी इन्वेस्टिगेशन है। वो तो डॉन में नैब का तो डॉन में फ्रंट पेज पे सारा आया हुआ था, क्या अपने पास से लगा दिया होगा। ये अब हमने उस रिकमेंडेशन पे देखना है कि फर्दर इसको कैसे कराना है। बट आपने दूसरा सवाल क्या पूछा? सर दूसरा सवाल बड़ा सीधा सा सवाल है सर। मुझे बताया कि मैंने पढ़ा एक अखबार में कि जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब जो कि साहबजादे हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब के, उन्होंने कहा जनाब मुझे थोड़ा सा प्रोटोकॉल और चाहिए, तो पंजाब हुकूमत ने ना कर दी। ऐसी कोई बात हुई थी? सर उनको कितना प्रोटोकॉल की इजाजत है? देखें नहीं सर, ये मैं मेरी बात सुन ले। वो अबल खबर की उन्होंने कॉन्ट्रडिक्शन कर दी थी कि हमने नागू पंजाब ने डिमांड की है एक्स्ट्रा। उनका प्रोटोकॉल क्या है? उनको कितना प्रोटोकॉल? बीइंग एन एमएनए तो जो मेरा है वही उतना नहीं सर, उनको वैसे कितना? मैं एक आपको मेरी बात सुन ले ना, क्या फैमिली ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फैमिली ऑफ चीफ मिनिस्टर उस पे तो सर आते हैं सर, वो तो अंत मची हुई है वहां पे, छोड़ दें मगर वही सर, ये मैं उस पे भी आऊंगा, मैं नहीं छोड़ता हूँ। एज एन एमएनए इज अ नॉर्मल प्रोटोकॉल जो इनको भी मिलता है। क्या सर ये वजीर है, इनको ज्यादा मिलता है। उनको 7 गाड़ियां प्रोटोकॉल की और आउट ऑफ स्टेशन जब अपने समर रिजॉर्ट पे जाते हैं 7 प्रोटोकॉल कह रहे हैं, सिक्योरिटी कह रहे हैं पुलिस को, उसमें एक पुलिस मोबाइल कैंटीन वाली गाड़ी भी शामिल हो। ऐसा नहीं है सर? कैंटीन क्यों सर उन लोगों को खाना खिलाने के लिए सर पुलिस की मोबाइल कैंटीन। सर मैं अपनी आंखों देखा, आपको मैं नाज़रीन बता सकता हूँ, नथिया गली डूंगा गली में उनका घर है सर, उसके बाहर जो बाजार है वहां पर वो गाड़ियां खड़ी होती हैं जब भी आते हैं। सर वो तो उनकी सिक्योरिटी एज सन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सर क्या सन ऑफ द चीफ मिनिस्टर को अलाउड है? ये सारे सालों के पास है ना, ये तो आपकी नहीं, ये कोई कानून का हाँ, यस दिस इज प्रिस्क्राइब्ड इन अ बुक। मैं ब्रांड न्यू गाड़ी ये आपकी ब्लू बुक होती है या रेड बुक होती है, ये उसके अंदर लिखा होता है कि किसकी क्या इंटाइटलमेंट है और उसी इंटाइटलमेंट में वो रह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आउट ऑफ स्टेशन मूव करेंगे तो ही इज एंटाइटल्ड टू हर डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट होता ही है ना, पुलिस की मोबाइलें ये है कि कारें अलग है उसके अलावा, और ये पुलिस की मोबाइल जो डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट होती है वो टेक ओवर कर लेती है, वहां के लोग शामिल हो जाते हैं, स्कॉट वगैरह जो होती है। सर और आपकी तरफ से पहले जो खत्म कर सर, पहले मुझे ये बताइए सर, पहले जो खत्म मुझे कर ले सर मुझे सर मुझे तसल्ली नहीं हुई मेरा भाई मेरा सर इनकी बारी मेरा भाई बड़ा फंसा हुआ था इस नहीं कोई नहीं सर आप कहता हूँ मेरा भाई सर वज़ीर आज़म साहब के नाम पे सर जो बुक में लिखा है उससे ज्यादा एंटाइटलमेंट नहीं है, बुक में जो बुक में लिखा है वही एंटाइटलमेंट। बड़ा साहब एक सवाल आपसे पहला जो सवाल है उसका मुझे जवाब देखिए, आप कंपेयर करें एज एन एमएनए तो आपको लगेगा बड़ा है, बट यू शुड कंसीडर हिम एज ए सीएम सन। ठीक है जी, सीएम सन। अभी तो एक्स सीएम के पास भी इतनी सारी प्रोटोकॉल उनके बच्चों के साथ सन पे आ जाते हैं सर। यहाँ पर थोड़ा मैं कहता हूँ एक्स सीएम के सन्स में लाहौर में मैं रोज गुजरता हूँ, लाइन लगी होती है जी, उनके बच्चों के साथ भी होती है और वो ड्यू है। अगर वो आप सियासत में क्यों आते हैं सर? ये तो चस्के लेने होते हैं। मैंने पहली बार ये देखा है, बात कर लेना जनाब, मैंने पहली बार देखा है कि दिन को रात कहा जा रहा है और रात को दिन कहा। ये पीपल पार्टी का दौर है ना। देखिए ये किसी जगह नहीं लिखा कि वजीर आला पंजाब या वजीर आला जो होगा उसका बेटा जो है उसके साथ 20 गाड़ियां होगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उसकी फैमिली मीन उसकी मिसिज और उसका एक खास है, ऐसा किसी एक एमएनए का चाहे वो किसी का बेटा हो उसका प्रोटोकॉल बिल्कुल नहीं होता। अंडर थ्रेट है तो उसको भी नहीं, अंडर थ्रेट है ही नहीं है। थ्रेट तो सारे हमारे खिलाफ होते हैं, उन पर तो अल्लाह उनको जिंदगी दे, हम दुआ को है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अल्लाह उनको जिंदगी दे। लेकिन जहां तक ये प्रोटोकॉल और गाड़ियां, ये 20-25 हर वक्त पुलिस और दूसरी गाड़ियां, ये पंजाब के अवाम के साथ मजाक है और ये दूसरों पर तो तनकीद करते हैं
और खुद ये क्या कहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आया। यार मैंने अर्ज किया और सिर्फ यही नहीं, उनकी अथॉरिटी से ज्यादा है, मैं कसूरवार हूँ भाई। उनकी अपनी प्राइवेट गाड़ियां भी होती हैं, आधे प्राइवेट गार्ड होते हैं। आप सर वो सरकारी जीपें हैं, वो प्राइवेट गाड़ियां होती हैं, प्राइवेट भी साथ होती है, प्राइवेट भी साथ, तो मिला के 12-14 प्राइवेट आप 100 साथ रखे, हमें क्या एहसास है, 3-4 लेकिन सरकार की जो 8-10 गाड़ियां साथ होती है वो किस खाते होती, किस खाते, बड़ी बड़ी व्हाइट कलर में बड़ी बड़ी खाते में लैंड क्रूजर ऐसा लिखा ही नहीं है। बात सुन ले, मैं किसी एक्सपर्ट आप ये किसी चीफ मिनिस्टर का बेटे का ये प्रोटोकॉल हो कि उसके साथ 15 सरकारी गाड़ियां, मैं रिजाइन कर, इसको चेक करा सकते हैं, ऐसा है ही नहीं। अब आगे क्या बात करते हैं, पीएम साहब सर एक अथॉरिटी होती है और फिर थ्रेट लेवल देखा जाता है कि किसको कितनी थ्रेट है। मुझे कोई थ्रेट नहीं, कानूनी हैसियत पे होगा वो तो चेक किया जा सकता है। कोई चीफ मिनिस्टर की अपनी एक एंटाइटलमेंट है, यार बच्चों की भी है भाई, मैं कह रहा हूं, बात तो सुन लेते, बात तो मुझे कर लेते, मैं आपको लिखे मैं मेरे कहने पे कोई गाड़ी वापस नहीं जाएगी और वो उसमें मजीद होगी। और बात यह है कि चीफ मिनिस्टर का अपना एक एंटाइटलमेंट्स है, उससे एक्सेस भी कई बार हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन ये कहना कि उनका बेटा जो है उसको लीगल एंटाइटलमेंट है, किसी एमएनए को ऐसी कोई लीगल एंटाइटलमेंट। ब्रेक का इशारा हो गया मलिक साहब, एक ब्रेक, वड़ाई साहब, मलिक साहब एक ब्रेक का इशारा हुआ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। एक सवाल अभी भी अटका हुआ है, वड़ाई साहब से जरूर पूछूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। अच्छा भाई साहब, आपसे एक सवाल मेरे जहन में जो आ रहा था, मुझे बताएं सर कि पिछले दिनों एक आर्टिकल्स लिखे गए मुख्तलिफ, इसमें बात भी होती रही कि जी वज़ीर आज़म साहब के नाम पर कोई गाड़ी नहीं है। वज़ीर आज़म साहब के घर जाना हुआ, वज़ीर आज़म साहब के घर कोई मेहमान नहीं थे और उनके अपने बेटे ही थे गाल में, तो वहां पर सर एक मर्सिडीज भी पार्क हुई थी, और ये वो नहीं थी जो मेहमानों की गाड़ियां खड़ी होती हैं। एक BMW थी व्हाइट कलर की स्पोर्ट्स मॉडल, और एक गाबन पोर्शे की जीप थी। अच्छा, मुझे नहीं पता ये किन की गाड़ियां थी, लेकिन वहां पे उनके घर में मौजूद थी, और सुन उनके और भी घर हैं, ये डिफेंस वाले उनके लाहौर के घर की बात कर रहा हूं सर। ये एक तरफ, और अभी वो क्रूजिंग का किस्सा मैंने नहीं किया जो खरीदी गई, जो बुलेट प्रूफ है, जिसके ऊपर ठीक है, वो कहते हैं जनाब हमारी पता नहीं 100 कितने एकड़ जमीन है, क्योंकि मैं खुद सर जमींदार हूं थोड़ा बहुत, और उन्होंने कहा जी 45,000 रुपए एकड़ हमारा ठेका जाता है। तो मैंने जब कैलकुलेट की तो सर जमीन मेरी कुछ ज्यादा ही बन रही थी उस हिसाब में, तो मुझे तो सर ये गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। ये क्या सिलसिला है सर? मुझे इल्म नहीं है कि उनके पास कौन सी गाड़ियां हैं, कौन है। सरकारी के अलावा कोई ना तो गाड़ी इस बात का मुझे इल्म नहीं है, मैं साफ कहूंगा। अगर कोई ऐसी मुझे हमारे दोस्त के टीवी शो पे उन्होंने बात की, और ये उनकी अपने उनके साहबजादे की ये स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे इल्म नहीं है कि उनके पास कौन सी गाड़ी है। लेकिन ये गाड़ियां, जो गाड़ी उनके पास है, ये मीडिया पे, प्रेस पे काफी डिस्क्लोज होती है, उस पर डिस्कस हुई है, लेकिन मुझे एग्जैक्ट पोजीशन का नहीं पता। उन्होंने खुद एडमिट किया तो क्रूजिंग। मैं बता रहा हूँ सर, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के पास सर गाड़ी ही नहीं है उनके नाम पे सर, या उनके साहबजादे के नाम पे सर, ये कैसे हो सकता है सर? मेरे अपने नाम में कोई नहीं है वड़ाई साहब, मेरे पास मेरे अपने नाम पे कोई गाड़ी नहीं है। नाम पे नहीं ना, मेरी बात सुन लेना, मेरी सुन लेना, मेरे पास गाड़ी है मेरे बेटे के नाम पे, वही मैं चलाता हूँ। और मैं इलेक्शन जो है 1985 से इलेक्शन लड़ रहा हूं, और मैं एक दरमियाना सा जिम्मेदार हूं सर। एक इलेक्शन पे 6-7 करोड़ फिर नहीं लगते हैं? 6-7 जो करोड़ कहते हैं एक इलेक्शन पे लगते नहीं लगते सर। मुझे टिकट देंगे पीपल्स पार्टी के, मेरे को लड़ लूं, मैं बता रहा हूं। मैं टिकट आप भी सर, आप यहाँ सर बोनस साहब आपकी पार्टी का हिस्सा है। अच्छा मेरी सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। और क्यों लीग में सर लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं थी, कम से कम सर लोग हैरान थे कि हर जगह सर मुझे साइकिल ही साइकिल और मोने सलाई साहब का नाम है पूरे लाहौर में। मेरी बात सुन, आप समझेंगे कि शायद मीडिया में आके ये बंदा कैसी बात कर रहा है और शायद कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मैंने अपने 2002 में एमएनए में बना, 8,000 से जीता। मैं 2008 में एमएनए बना, मैं को 25-30 हजार के करीब जीत गया। और मैंने दोनों इलेक्शन में मेरा जो जाती एक कार्स का फ्लीट था, वो एक वही कार थी जो मेरी जाती जिसमें मैं बैठता था, और इसके अलावा मेरे पास कोई कार्स का ऐसा फ्लीट नहीं था। तो वो भी इलेक्शन, और मैंने जो इलेक्शन कमीशन की प्रेस्क्राइब लिमिट्स है उसके मुताबिक मेरा इलेक्शन हो गया और मैं जीत भी गया। इसलिए पाकिस्तान पीपल पार्टी में ऐसी चीज नहीं, मैं एक पार्टी का वर्कर हूं, और लोगों ने कहा कि पार्टी का कारकुन है, तो ठीक है जी, ये मैंने होना चाहिए। और पार्टी के आज भी पंजाब का मुझे प्रेसिडेंट बना दिया गया। हालांकि पार्टी के प्रेसिडेंट को पता है, वज़ीर-ए-आज़म को पता है कि इसके इतने वसाइल नहीं है,
लेकिन उन्होंने फिर कहा पार्टी का वर्कर है, चलो बना दो, काम करता रहेगा और मैं करता रहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर वक्त आप सिर्फ अल्जाम तराशी की तरफ हर वक्त चलते रहे तो उसका तो मेरे पास इलाज कोई, यानी कि सब सुकून है, सब अच्छे की रिपोर्ट है, कोई ऐसी जरूरत नहीं है। इतने लंबे बड़े बड़े गाड़ियां, बड़ी बड़ी मूंछों वाले गांव, मैंने आपको बता रहा वो तो हर जगह मैंने बताया कि वो तो मुस्लिम लीग नून के तमाम लीडर्स के साथ ऐसे काफिले हैं। आप मीडिया कभी भी बात नहीं करते, हम भी नहीं करते, छोटे हम भी नहीं करते। वज़ीर-ए-आज़म के साथ तो होगा, आखिरी सवाल वज़ीर-ए-आज़म के साथ तो होगा, क्यों नहीं होगा? सर आखिरी सवाल के वज़ीर-ए-आज़म जो है उसकी तो लीगल एंटाइटलमेंट है, उसकी तो होगा। देखें लोग गाड़ियां भी देखते हैं, लोग शॉपिंग भी देखते हैं, लोग PIA पे जो चीजें ट्रांसफर होती हैं वो भी देखते हैं, लोग हाथ में जो बैग होता है उसको भी देखते हैं। तो लोग तो माफ नहीं कर, अब मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, मगर हम समझ गए क्या ये बताएं सर, मियां साहब का एक बयान आता है, आप मरी में एकड़ में आपका माल रोड के करीब महल हो और आप फिर गरीबों की नुमाइंदगी, हर चीज डिक्लेयर, आप रायगंज में हजारों एकड़ के आपके महल हो, हर आदमी को फिर गरीब आदमी हो, आप क्या बताइए, क्या मुझे ले आए? सबसे यहाँ के पॉलिटिशियंस, अगर ब्यूरोक्रेट गरीब बोल के सर, गरीबों का अगर आपने बनाया के मुल्कों में बड़े को फख्र होना चाहिए। आप सिर्फ हदीबिया का हिसाब दे देना, जो अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग है, तो कौन पे बड़ा हिसाब है? हदीबिया का एक दफा हाईकोर्ट से हमारे हक में हो चुका हुआ है, इलेक्शन हाईकोर्ट में वो हमारे हक में हो चुका है, कहीं क्या फंसा हुआ है, आपकी गवर्नमेंट आप निकाले, आप अपने अटॉर्नी जनरल को कहेंगे केस निकाले। चले सर, सारे एंड में सर एक कंक्लूजन ये पहुंचता है कि सर हमारे पॉलिटिशियंस बड़े सादे, अपने नाम पे गाड़ियां भी नहीं है सर, बड़ाई साहब के भी नहीं, बहुत से लोगों के और नहीं है सर। उसके बाद सर मियां साहब है तो सर थोड़ा सा टैक्स देते हैं, मुझसे थोड़ा सा ज्यादा सर। देखिए सर सुने ना, मगर नहीं मेरी एक बात देखें, फिर ब्यूरोक्रेट्स सर टैक्स की बात ना करें, आप डिक्लेरेशंस की बात करेंगे, कोई डिक्लेरेशन उन्होंने कोई प्रॉपर्टी कंसीव की है, उन्होंने पूरा हर कह रहे हैं, ये भी तो गलत नहीं कह रहे ना सर, ये तो फैक्ट्स हैं। सर वो अगर वो रायगंज का पैलेस बार डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उनके डॉक्यूमेंटेड है, वेल स्टेटमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंटेड सर, उनकी वेल स्टेटमेंट में अगर डिक्लेयर नहीं है। मलिक तसीर मरहूम ने इसी पर ये जो 5000 मियां साहब टैक्स देते हैं, इस पे उन्होंने कमेंट्स दिए थे, अब वो फौत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इतने वो गरीब है तो फिर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर ले। वो देखें ना, जो बात अगर मैं फैसल ये कौम को बता दूं कि वो वेल्थ टैक्स जो आदमी देता था उस वक्त, ये उस वक्त की बात है, उस वक्त जो वेल्थ टैक्स वो इनकम टैक्स से मिना हो जाता था। मैं खुद मेरा वेल्थ टैक्स ज्यादा होता है। देखते हैं सर अब क्या होता है सर, ये टैक्सेशन की अभी भी गोशवारे निकल, आप ये बताएं कि ऐसे बयान दिया कि जनाब अगर ये जो सिलसिला चलता रहा, ये जो अदलिया का और हुकूमत की टसल का, मेरा दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन, आई वांट कि आप दोनों का इस पे कमेंट आए, इंपॉर्टेंट इशू है, तो इस पे गालिबन मियां साहब जो है से मुराद उनकी पार्टी जो है वो रिजाइन भी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देखिए हमने जस्ट सिंपल स्टेटमेंट जस्ट टू पुट प्रेशर, हम देखें हमें जो इधर उधर से खबरें, अखबारात से, जो लोगों से, मेंबर से बात करके पता लगा था कि किसी ना किसी तरह सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को पार्लियामेंट के साथ कोई ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने वहां का मियां नवाज शरीफ साहब ने खुद आए असेंबली में कई साल बाद, हमारी पार्लियामेंटरी पार्टी को एड्रेस किया और उन्होंने वहां रीअश्योर किया कौम को कि हम खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एक्शन जिससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कर्ब किया जाएगा, हम उसके खिलाफ हर कीमत पे खड़े होंगे, रुकावट डालेंगे, जो भी करना पड़ेगा वो ओपनली उन्होंने किया और हम इंशाल्लाह इस पे कारबंद रहेंगे। ठीक सर, अगर फर्ज करें एक केस सिनेरियो है कि सर फर्ज करें जजेस का चले आ जाता है कि जनाब जजेस साहब के जो फैसले थे, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, उसको जहन में रखते हुए वज़ीर आज़म ने उनको दोबारा से एज ए सेक्रेटरी नारकोटिक्स तैनात कर दिया। ठीक है जनाब, अब एक एग्जीक्यूटिव का अपना रोल, अपनी पार, अपने फैसले, सो द केसेस विद जुडिशरी। सर मुझे बताएं कि सर अभी फर्ज करें कुछ जजेस नाराज हो जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, ये लोग इस्तीफा देते हैं, तो सर किस किस्म का सिचुएशन डेवलप होगी? ये किसी ने बात की। देखें अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो उसका मैं जवाब दूं, ये तो सारी क्या सराई है ना, आपके सामने की तरफ से तो बयान आया, आपके सामने उन्होंने बड़ी क्लियर बात की है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम जमहूरियत को स्ट्रेंथन करेंगे। जहां तक हमारा तल्लुक है, हम इंशाल्लाह हमारे
अदलिया के साथ ऐसी मुहाजरा नहीं होगी। आपने पार्लियामेंट में कल वजीर आजम का खिताब सुना, उन्होंने वजीर आजम के खिताब के बाद ये चैप्टर क्लोज होना चाहिए। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और हम कोई एहसान भी नहीं, हम समझते हैं कि हर अदारे को अपनी अपनी डोमेन में काम करना चाहिए और हम ऐसा एहतराम करते रहेंगे। अदलिया को इन्होंने फिर खराब करने की कोशिश की तो हम हर हद पे जाने में सबसे मोहतरम इदारा है। आप हर हद पे तो हमें पता है जरूरी है, अदलिया के लिए हर हद पे जाने को तैयार है, वो मुझे पता है, क्योंकि सजाद अली शाह पर सर वो आपके साथी हैं जी, वो इसके साथ बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका जनाब मलिक साहब, आपका बड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। इस पे इंशाल्लाह फिर प्रोग्राम करेंगे सर, ये भी एक अलग बहुत बड़ा चैप्टर। एनीवन व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे कल 8 बजे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।